ओके, तो इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उस सिस्टम का नाम है कार्नोट्स इंजन। राइट। हम इस सिस्टम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं ये क्लियर हो जाएगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक में कार्नोट्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ओके, सो कार्नोट्स इंजन जो है वो दरअसल एक अटेम्प्ट है मोस्ट एफिशिएंट इंजन बनाने की। मोस्ट एफिशिएंट इंजन कैसे बनाया जाए, ये क्वेश्चन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है एड्रेस करने के लिए, लेकिन हम एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या कोई ऐसा इंजन है जिसको आप रिवर्स करके एक रेफ्रिजरेटर बना सको, या फिर कोई ऐसा इंजन है जो कि जिस स्टेट से शुरू हो उसी स्टेट पे ख़त्म हो, यानी कि जिसका जो भी वर्किंग मटेरियल है, हमें पता है कि मैंने जैसे कि पिछली वीडियोस में बात की थी कि हम केयर नहीं करेंगे कि इंजन की डिटेल्स क्या है, लेकिन ऑब्वियसली इंजन के अंदर कोई मटेरियल होना चाहिए जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर हीट रिलीज कर रहा है। राइट, तो उसको हम कहते हैं वर्किंग मटेरियल। राइट, तो जो वर्किंग मटेरियल है उसकी क्या स्टेट सेम रहती है एक साइकिल के बाद, एक सिस्टम के जो इंजन के एक साइकिल का मतलब ये है कि वो हीट लेता है, वर्क करता है, हीट छोड़ता है, और इसके बाद क्या वो उसी सिस्टम स्टेट में वापस आ जाता है जिसमें वो स्टार्टिंग में था। अगर ऐसा सही है, जो कि होना चाहिए, इसको हम कहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट की है इस वर्किंग मटेरियल ने। तो कार्नोट्स इंजन जो है वो एक तरह का हीट इंजन है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में और बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए यू विल नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग नोन एज एंट्रोपी, जो कि मैं आगे जाके बताऊँगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि क्लॉसियस थ्योरम कह रहा हूँ, सॉरी, क्लॉसियस लॉ जो है वो एक्चुअली इंश्योर करता है इस बात को कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोल्डर चीज़ से एक हॉटर चीज़ के अंदर कोई एनर्जी ट्रांसफ़र हो, नेट एनर्जी ट्रांसफ़र हो। इसका मतलब ये है कि अगर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होना है तो दोनों चीज़ों को सेम या तो ये होना चाहिए कि जिससे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है वो कोल्डर हो एज़ कम्पेयर टू जिसमें ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी, सॉरी, हॉटर हो, हॉट से कोल्ड में एनर्जी जा सकती है, या तो ये हो सकता है कि दोनों जो है वो सेम टेम्परेचर पे हों। लेकिन अगर मैं ये रिक्वायरमेंट लगाऊँ, जो कि कार्नोट्स इंजन की रिक्वायरमेंट एक तरह से आप कह सकते हो कि है, कि वी वांट आवर साइकिल टू बी रिवर्सिबल। तो ये इतना ऑब्वियस नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट कैसे इंश्योर करेगी कि आप एक मैक्सिमम एफिशिएंसी इंजन जो है वो बनाओ, लेकिन इट विल टर्न आउट कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी है ये इंश्योर करने के लिए कि आप एक मैक्सिमम एफिशिएंसी इंजन बनाओ। अब ये रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप कर ये रहे हो कि आप ये चाहते हो कि जो भी आपकी साइकिल है वो रिवर्सिबल हो। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई भी हीट ट्रांसफ़र करना चाहोगे तो वो जिन चीज़ों में होगा, क्योंकि हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ एक हीट इंजन की, तो हम जानते हैं कि TH जो है वो क्या कहते हैं, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है, यहाँ से हीट एनर्जी आती है और ये इंजन है, ये हीट एनर्जी छोड़ता है। राइट, और ये वर्क करता है। राइट, अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी साइकिल जो है ये रिवर्सिबल हो, तो जब ये वर्किंग मटेरियल हॉट रिजर्वायर से हीट एनर्जी ले रहा है, तो उस वक्त वर्किंग मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो भी TH ही होना चाहिए, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। बिकॉज मुझे पता है कि अगर ऐसा हो कि ये जो वर्किंग मटेरियल है इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल अगर कम हो TH से, तो फिर ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये रिवर्सिबल हुआ तो फिर कोल्डर वर्किंग मटेरियल से हॉटर रिजर्वायर में एनर्जी जा रही होगी। रिवर्सिबल का मतलब यही है कि ये जो QH एनर्जी ले रहा है ये वापस भी दे सके। इसका मतलब है कि जब वर्किंग मटेरियल एनर्जी ले रहा है TH से, उस वक्त वर्किंग मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो भी TH होना चाहिए, और हीट एनर्जी लेने के प्रोसेस के दौरान उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब QH एनर्जी ली जा रही है
वो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल होना चाहिए। आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर उस वक्त वर्किंग मटेरियल का TH ही होना चाहिए। सो QH टेकिंग प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल होना चाहिए। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर ऑफ वर्किंग मटेरियल, ऑब्वियसली मैं वर्किंग मटेरियल का टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, रेदर वैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर ऑफ वर्किंग मटेरियल इज TH जब ये एनर्जी ली जा रही है, राइट? ओके, अब इस प्रोसेस की बात करते हैं। जब एनर्जी डंप की जा रही है कोल्ड रिजर्वायर में, सेम लॉजिक, अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल हो तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस भी आइसोथर्मल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब ये प्रोसेस हो रहा हो तो वर्किंग मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो TH होना चाहिए, TC होना चाहिए, राइट? तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। QC डंपिंग प्रोसेस is again isothermal। दूसरी चीज़ ये है कि टेम्परेचर ऑफ वर्किंग मटेरियल इज TC, राइट? इम्पॉर्टेंट बात कि जब मटेरियल हीट ले रहा है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर TH है, ठीक है, और हमें पता है कि TH बड़ा है TC से। और जब वर्किंग मटेरियल जो है वो हीट छोड़ रहा है उस वक्त उसका टेम्परेचर जो है वो TC है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो कोई प्रोसेस यानी कि जब ये वर्क कर रहा है, ये जो वर्क यहाँ पे हो रहा है, ये वर्क करने के प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हुआ है। टेम्परेचर जो कि चेंज हुआ है, तो अगर ऐसा हो कि इस वर्क करने के प्रोसेस में कोई एनर्जी एक्सचेंज भी करेगी किसी भी चीज़ के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह कहना चाहिए मुझे ये कि जब वर्क हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है TH से TC। इसका मतलब ये है कि जब वर्क हो रहा हो उसके दौरान ना तो ये हीट लेगा ना तो ये हीट छोड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मैंने कहा कि ये दोनों प्रोसेस जो है आइसोथर्मल होने चाहिए, राइट? इसका मतलब है कि जब वर्क हो रहा हो वो प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो। इसका मतलब है कि वो प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक होना चाहिए। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता। वर्क प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक, राइट? और लास्ट चीज आपको याद है कि साइकिल होनी चाहिए, जिस स्टेट से शुरू करो उस स्टेट में वापस आओ। अब एक आइडियल गैस के लिए हम ये सब बहुत डिटेल में देख सकते हैं, राइट? तो आइडियल गैस की स्टेट कैसे स्पेसिफाई की जाती है? वेल, प्रेशर और वॉल्यूम से कर सकते हो आप। तो लेट्स हैव अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, राइट? इसमें हर पॉइंट जो है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, गैस की मैक्रोस्कोपिक स्टेट को। सो अब अगर इनिशियली गैस इस स्टेट में है, स्टेट 1 कहता हूँ मैं इसको, तो जब ये हीट लेगी, राइट, सो जब ये हीट लेगी, बल्कि मुझे थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा इसको 1 क्योंकि ये मेरी कन्वेंशन के मुताबिक है। इसको मैं स्टेट 2 कहता हूँ, दैट्स गुड। सो होगा ये कि जब गैस जो है वो हीट अब्जॉर्ब करेगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट? लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो किस तरह दिखता है PV डायग्राम पे। लेट्स सी आइडियल गैस के लिए कैसा दिखता है वो। हमें पता है कि आइडियल गैस लॉ जो है वो ये है, राइट? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब है कि ये सब कुछ कांस्टेंट है, NKT पूरा कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि PV इज कांस्टेंट। तो PV अगर कांस्टेंट है तो वो कर्व हमें पता है कैसे दिखता है। वो कर्व कुछ यूं दिखेगा,
यूं करके, और अब स्टेट 2 में से भी पास करना चाहिए ऑब्वियसली, राइट। और मैं एक और डायग्राम बना दूँ ये स्पेसिफाई करने के लिए कि ये जो हैं इनको हम कहते हैं आइसोथर्म्स। ये पीवी डायग्राम के ऊपर दे आर पीवी कांस्टेंट कर्व्स, और ये डिफरेंट कर्व्स जो हैं उनके लिए ये जो कांस्टेंट है ये डिफरेंट है। और कांस्टेंट डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट टेम्परेचर्स को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, राइट। तो जो ज़्यादा ऊपर कर्व होता है उसका टेम्परेचर अगर T1 है और ये T2 है और ये T3 है, तो इसका मतलब है कि T1 हैज़ टू बी ग्रेटर दैन T2 एंड इट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन T3, राइट। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर है उतना ऊपर कर्व होगा वो, ओके। इन टेम्परेचर्स को, इन कर्व्स को हम आइसोथर्म्स भी कहते हैं। एक कर्व को हम आइसोथर्म कहेंगे ऑब्वियसली, ओके। तो मैंने जैसे कहा कि स्टार्ट सपोज करो वो यहाँ से कर रहा है स्टेट 2 से, लेकिन मैं 1 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इससे मैच करती हैं। खैर अभी मैं चलो नाम भी नहीं देता इनको। ये स्टेट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे दरअसल ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है आइसोथर्मली, और ये एक और स्टेट में आ जाता है, राइट। उसके बाद ये वर्क करता है, ठीक है, वर्क करता है या फिर इस पर वर्क होता है ये। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हीट इंजन्स जो हैं वो नेट वर्क करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि वर्क जो है वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, आपने कौन सा पाथ लिया पीवी डायग्राम के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा वर्क उन पे भी हो जाए, लेकिन वो नेट वर्क करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो, ओके, ये दैट्स ए गुड क्वेश्चन कि जैसे मैंने ये डिटरमिन किया है कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो कैसा दिखता है पीवी डायग्राम पे। हमें पता है, जैसे कि मैंने अभी ये इस्टेब्लिश किया है कि वर्क प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक। तो आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो कैसा दिखता है पीवी डायग्राम पे। वेल, हमें वो डिटरमिन करना पड़ेगा इससे पहले कि मैं कंप्लीट डिस्क्रिप्शन की तरफ जाऊँ। तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई हीट ट्रांसफर ना हो, राइट, ओके। तो हीट ट्रांसफर जो है दैट्स इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, वर्क, राइट। तो दिस इज ज़ीरो, राइट, ओके। अब हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए ये बात सही ठीक है कि PV इज NkT, राइट, बट दैट्स 2/3 टाइम्स एनर्जी। ये कैसे किया मैंने? वेल, आपने अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी हुई है तो यू नो दैट दिस इज ट्रू। एक तरह से आप ये भी, अगर आपको एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप पता है तो यू नो दैट दिस इज ट्रू। ये अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो कि आई थिंक AS लेवल पे या फिर FSC में भी पढ़ाई जाती है, तो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम, ओके। वहाँ से आपको शायद ये याद होगा कि T इज इक्वल टू 2/3 NkE, राइट। तो अगर आप इसी चीज़ को यूज़ करो तो यू विल गेट दिस थिंग, राइट, ओके। सो प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो एनर्जी के तौर पे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी इज जस्ट 3/2 PV, राइट। और इसको एक और तरीका भी है देखने का कि इट्स 3/2 NkT, बट दैट्स जस्ट 3/2 KT times N. So this is the average kinetic energy, right, of ideal gas molecules. Okay. So मेरे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो मुझे पता है कि DE जो है वो क्या होना चाहिए? 3/2 PdV plus VdP. सिंपल कैलकुलस, राइट। 3/2 PdV plus 3/2 VdP, ओके। दूसरी चीज़ जो है वो ये है, ये मुझे डिटरमिन करना है। तो ये तो हमने पता किया था कि ये नेगेटिव PdV है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि d⁻Q जो है वो है दिस थिंग जो कि DE है, और माइनस दिस थिंग, राइट। तो ये बनता है 5/2 PdV प्लस 3/2 VdP, ओके। अब हमें पता है कि आइडियल गैस लॉ कहता है कि NkT/V है P, और इसी तरह से V को मैं लिख सकता हूँ NkT/P, ठीक है। इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करें, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इसका मतलब ये है, और ये सारा ज़ीरो है बिकॉज
एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये चीज़ ज़ीरो है, राइट। ये हम सब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसको पीवी डायग्राम पे कैसे देख सकते हैं हम, राइट। ओके, सो 5/2 NKT over V dV plus 3/2 NKT over P dP is equal to 0. NKT कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, राइट। सो 5/2 dV over V plus 3/2 dP over P is equal to 0. ठीक है। अब हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसका वो ले सकते हैं, इसको एक सिंपल डिफरेंशियल के तौर पे हम अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है तो कि इन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करना है एज डिफरेंशियल्स। तो फॉर एग्जांपल ये जो dV है इसको, और ये dV over V को और dP over P को, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज सिंपल डिफरेंशियल। so that's 5/2 d ln V plus 3/2 d ln P, right? It is 0. Okay, so logarithms की प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं। so ये हमें मिलेगा V over D over 2 प्लस, और एक और चीज़ बल्कि हम लॉगरिथम्स की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो पावर जा सकती है आर्ग्यूमेंट पे लॉगरिथम के। और दूसरी चीज़ हम ये यूज़ करेंगे कि अगर दो लॉगरिथम्स ऐड हो रहे हैं तो एक सिंगल लॉगरिथम के तौर पे लिखा जा सकता है, लेकिन उनके जो वो हैं आर्ग्यूमेंट्स वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। तो इसको मैं वो लिख सकता हूँ d ln V पावर 5/2 P पावर 3/2 0, राइट। इसका मतलब ये है कि चूंकि ये डिफरेंशियल 0 है, इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, इस कांस्टेंट। इंटरेस्टिंग, राइट, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे बड़ी रिडंडेंट सी पावर्स आ रही हैं। तो अगर मैं टोटल इसको 2/3 पावर दे दूँ तो तब भी ये कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो 2/3 पावर दे दूँ, अगर इसको भी कांस्टेंट को 2/3 पावर दूंगा तो वो तब भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये बनेगा V पावर 5/3 टाइम्स P इज जस्ट कांस्टेंट, राइट। सो P times V power 5/3 is constant. This is true for an adiabatic process, right? और अगर आप कंपेयर करना चाहो तो PV is constant. ये था isothermal प्रोसेस के लिए, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन है वो ये है, राइट। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसे दिखेगी पीवी डायग्राम पे? ये इक्वेशन भी दरअसल इस तरह दिखेगी, यूँ, यानी कि अगर ओके मैं इसको ज़रा मिटा के आइसोथर्म अगर यूँ दिखता है तो एडियाबैट जो है वो उस कर्व को कहते हैं जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस को शो करता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहना चाहिए स्टीप होगा, राइट। तो ये एडियाबैट है और ये आइसोथर्म है, राइट। ओके, तो अगर एक इनिशियल स्टेट है सिस्टम की, तो अगर उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। उसके बाद एक एडियाबैट जो है वो यूं दिखेगा, दिस इज एडियाबैट, राइट। और इसमें देख सकते हो कि इस प्रोसेस में जो वॉल्यूम चूँकि बढ़ है सिस्टम का, इसका मतलब है कि वो वर्क कर रहा है, राइट। ओके, अब अगला प्रोसेस जो होना चाहिए उसमें मैं हीट एनर्जी को डंप करना चाहता हूँ कोल्ड रिजर्वायर में, तो वो प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए, राइट। लेकिन मैंने दोबारा उस स्टेट पे जाना है, मैं यहाँ से यहाँ तो आ गया, यहाँ से यहाँ भी आ गया, यहाँ से यहाँ भी आ गया, लेकिन मुझे एक साइकिल चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे स्टेट पे वापस जाना है। तो चूँकि मैंने टेम्परेचर चेंज करना है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये एक आइसोथर्म है, इसमें टेम्परेचर TH होगा सिस्टम का, और ये एक आइसोथर्म है, इसमें टेम्परेचर TC होगा, क्योंकि ऊपर वाले आइसोथर्म में हम हीट एनर्जी ले रहे हैं और नीचे वाले आइसोथर्म में हम नहीं, वैसे जो वर्किंग मटेरियल है वो हीट एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपने टेम्परेचर्स के दरमियान स्विच करना है, मैंने कहा था कि वो प्रोसेस हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस होना चाहिए ताकि रिवर्सिबल हो वो प्रोसेस, तो एडियाबैट से जोड़ना है। तो अब मैं स्टेट को कहूँगा स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 एंड स्टेट 4। तो दिस साइकिल इज एक्चुअली कार्नट साइकिल, राइट।
क्वेश्चन ये उठता है कि इस साइकिल की एफिशिएंसी हम पता कर सकते हैं क्या? well, हमने जो फार्मूलाज डेवलप कर लिए हैं अभी तक उससे हम कर सकते हैं पता एफिशिएंसी, लेकिन मुझे एक फार्मूला और चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस P times V power 5/3 is constant. ओके, इसका ये मतलब है कि अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप जानना चाहूँ, तो चूँकि हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए जो प्रेशर है दैट्स NkT/V, राइट, तो इट्स आल्सो अ कांस्टेंट, बट ये चीज़ तो कांस्टेंट है n टाइम्स के, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि T times V power 2/3 इज अ कांस्टेंट, राइट। तो ये भी सच है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और ये नहीं ये भी सच है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, राइट। ओके, अब हम चलते हैं इस क्या कहते हैं एफिशिएंसी की कैलकुलेशन की तरफ, कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, राइट। सो हमें याद रखना होगा कि एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन जो थी वो हमने स्टडी की थी कि दैट्स 1 - QC/QH। तो हमें QC और QH पता करना है बस। अगर हम ये पता कर पाएँ तो हम एनर्जी ऑफ द सिस्टम एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम जो है वो पता कर लेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि किस चीज़ की टर्म्स में हमने पता करना है। हमने पता करना है इसको TC और TH की टर्म्स में, बिकॉज दे आर द गिवन थिंग्स, राइट। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डिपेंड तो करेंगी आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज़ पे, लेकिन इट्स गुड कि अगर वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड ना करें। ज़रूरी नहीं है कि ना करें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड, लेकिन अगर ना करें तो बहुत अच्छा होगा। एंड इट टर्न्स आउट कि वो नहीं करती। ये एफिशिएंसी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल है, राइट। It will depend on TC and TH only, right? Okay, let's see. So सबसे पहले मैं डायग्राम दोबारा बना दूँ, PV डायग्राम। So PV डायग्राम, और अब तक ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सारे प्रोसेसेस क्या हैं। तो 1, 2, 3 and 4, राइट। तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस को देखते हैं, इस प्रोसेस को जो कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है, राइट। ये प्रोसेस एक एडियाबैटिक प्रोसेस है ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि T times V power 2/3 इज़ अ कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो ये 1 के लिए है वही ये 2 के लिए है, राइट। बट 1 के लिए तो टेम्परेचर चूँकि वो इस आइसोथर्म पे भी है 1 पॉइंट, तो इसका मतलब है कि T1 जो है वो TC है, और 2 जो है जो कि वो इस आइसोथर्म पे है, इसका मतलब है कि जो T2 है एक्चुअली वो TH है, राइट। सो TC TH, और मैं V2 पता कर लेता हूँ कि V2 क्या है। दैट सिंपली दिस थिंग V1 3/2। यू कैन वर्क आउट द डिटेल्स, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्मूला कोट कर दूंगा। कुछ डिटेल्स अगर देनी हुई तो मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन आई विल इनकरेज कि आपकी डिटेल्स फिल करो। ओके, सो वी कैन एक्सप्रेस V2 इन टर्म्स ऑफ V1। नाइस। ओके, अगला क्वेश्चन, बल्कि एक और क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि चूँकि ये चूँकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें वर्क हुआ है, तो आप ये वर्क भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तो वर्क 1 का मतलब है वर्क फ्रॉम गोइंग टू 1 to 2, 1 state to 2 state, राइट। सो क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वर्क जो होगा वो सिंपली चेंज ऑफ एनर्जी है, बिकॉज चूँकि चेंज ऑफ हीट एनर्जी 0 है, इसका मतलब है कि वर्क डन इज सिंपली द चेंज ऑफ एनर्जी। तो हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी है वो थी 3/2 NkT, राइट। तो वर्क 1-2 क्या है, एनर्जी ऑफ स्टेट 2 to from minus energy of state 1,
तो दैट्स जस्ट 3/2 एन के, ये तो दोनों में ही कॉमन है। 2 पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो TH है और ये TC है, सिंपल। और देखो ये पॉजिटिव है, राइट। इसका क्या मतलब है कि W पॉजिटिव कब होता है? W पॉजिटिव तब होता है जब सिस्टम पर वर्क हो, ठीक है। सिस्टम पर जब वर्क होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है सिस्टम का, और ये आप आराम से देख सकते हो ये कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हुआ है सिस्टम का, राइट। ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम कम है। ओके ओके, तो अगला जो प्रोसेस है वो है ये वाला प्रोसेस 2 to 3, राइट। तो आपने पता करना है इसमें, सबसे पहले हम इसमें वर्क पता कर सकते हैं कि वर्क क्या हुआ है। तो इसमें वर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा पता करना, क्योंकि ये आइसोथर्म है ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें डेल्टा Q जो है वो ऑब्वियसली 0 नहीं है, राइट। ओके, तो हमें ये बात तो हमें पता है कि जो वर्क है, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कोट करूँ तो दैट्स डेल्टा E माइनस डेल्टा Q, राइट। तो वर्क 2-3 जो है वो है डेल्टा E, जो भी डेल्टा होगा। बट वेट, यहाँ पे एक क्वेश्चन ही उठता है कि क्या डेल्टा E जो है वो क्या कहते हैं उसको, चेंज होता भी है आइसोथर्म के अंदर? वेल नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, राइट। तो ये 0 है, राइट। डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q तो दरअसल QH नहीं है, क्योंकि ये इस प्रोसेस में QH एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है ये -QH है। बट हम डेल्टा ये W23 को एक और तरीके से भी पता कर सकते हैं। वेल कैसे? क्योंकि W23 जो है वो सिंपली होगा, क्योंकि हमें पता है कि dW क्या होता है, वो होता है -dV, राइट। तो अगर हमें W23 पता करना है तो हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है प्रेशर को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, और कहाँ से कहाँ तक करना है? वेल लास्ट वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम 3 होगा, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम 2 होगा, राइट। तो वॉल्यूम 2 से वॉल्यूम 3, और प्रेशर कैसे डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, वो कोई मिस्ट्री नहीं है आइडियल गैस के लिए। NkTH, NkT/V होता है ना, तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, TH है, तो मैंने इसको TH लिख दिया है। V3 - V2 dV/V, राइट। और इसका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सिंपली आप देख सकते हो कि वो है -NkTH, वेल बिकॉज आपको पता है 1/V का जो इंटेग्रल है वो ln V होता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि W23 के मेरे पास दो एक्सप्रेशन हैं, एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। दे शुड बी इक्वल ऑब्वियसली, राइट। तो इनको यूज़ करके आप V3 को सॉल्व, ओके मैं इसको लिख दूँ पहले, NkTH ln W3/W2 इज जस्ट QH। तो आप V3 को सॉल्व कर सकते हो, कैसे? वेल इस तरह से, राइट। और V2 का आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पड़ा हुआ है, ये एक्सप्रेशन, ये भी आप कोट करके V3 को एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ V1 अगर आप चाहो तो। खैर इसका जो आंसर होगा वो सिंपली, अगर मैं V2 का एक्सप्रेशन उठाऊँ पीछे से जो मैंने अभी दिखाया है, तो आपके पास एडिशनल एक ये फैक्टर आ जाएगा, राइट। और ये एक्सपोनेंशियल तो खैर है ही। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम पता है तो आपको यानी इनिशियल वॉल्यूम का मतलब है V1, तो आपको V2 भी पता होगा, V3 भी पता होगा। V4 की बात करते हैं, V4 पता करना आसान है, क्योंकि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, राइट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसके लिए हमें पता है कि T टाइम्स V/2/3 कांस्टेंट है, तो 3 के लिए जो है वही 4 के लिए, राइट। तो V4 इज नथिंग बट T4/T3, T4, बल्कि मैं यहाँ पे देखूँ तो T4 चूँकि इस आइसोथर्म पे है तो T4 जो है वो TC है, और 3 जो है वो इस आइसोथर्म पे है, तो इसका मतलब है कि जो T3 है वो TH है, राइट। सो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ
के इट्स TH/TC 3/2 राइट। बट V3 जो है उसका एक्सप्रेशन ये है यहाँ पे इस तरह, राइट। तो इसको सारे को उठा के मैं अगर लेकर रख दूँ यहाँ पे, तो मैं V4 को भी V3 के टर्म्स में लिख सकता हूँ। अच्छा, ये एक तरीका है V4 पता करने का, लेकिन एक और तरीका भी तो है V4 पता करने का, वो ये है। V4 पता करने का ये तरीका इस तरह से है कि चूंकि हमें पता है कि 1 और 4 एक आइसोथर्मल कर्व से कनेक्टेड है, तो मैं V4 को डायरेक्टली पता कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ V1। कैसे? इस तरह से कि मैं दोबारा से वर्क कैलकुलेट करता हूँ 4 से 1 तक जाने के लिए। तो 4 से 1 तक जाने के लिए जो वर्क है दैट्स नथिंग बट -QC, सॉरी ओके, मैं दोबारा पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखता हूँ, दैट्स डेल्टा E माइनस डेल्टा Q। डेल्टा W क्या होगा इस प्रोसेस के लिए 4 से 1 तक जाने के लिए? वो होगा V41, ठीक है, सॉरी V कह रहा हूँ, W41। लेकिन डेल्टा E तो 0 है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, राइट। माइनस डेल्टा Q। डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q होती है वो हीट जो कि सिस्टम को मिली है, बट ये वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टम हीट छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि डेल्टा Q जो है वो -QC है, राइट। तो इसका मतलब होगा कि जो मतलब ये है कि जो W41 है वो QC है, राइट। बट दोबारा से W41 को मैं एक और तरीके से भी पता कर सकता हूँ। W41 इज जस्ट प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है 4V4, फाइनल वॉल्यूम है V1, राइट। इसको आप पता कर सकते हो, तो दैट्स जस्ट -NKTC, राइट, dV/V। तो आपके पास आ जाएगा -NKTC ln V1/V4, राइट। इसका मतलब ये है कि मेरे पास चूँकि दो एक्सप्रेशंस हैं W41 के, ये दो एक्सप्रेशंस, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और इसका मतलब ये है कि NKTC ln V1/V4 इज जस्ट QC। तो इसका मतलब ये है कि V1/V4 is exponential of QC over NKTC, और इसका मतलब ये है कि V4 is just V1 exponential of -QC NKTC, right। अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन है V4 का यहाँ पे, और मेरे पास एक और एक्सप्रेशन था V4 का पीछे, अगर मैं देखूँ तो ये, लेकिन इसमें V3 आ रहा है, बट V3 का ये एक्सप्रेशन है V1 के टर्म्स में। तो अब अगर आप ये एक्सप्रेशन उठा के यहाँ डालो V3 के लिए, तो आप V4 को V1 के टर्म्स में लिख सकते हो, राइट। बट V4 पहले एक और तरीके से लिखा गया है V1 के टर्म्स में, दे शुड बी इक्वल। ये दोनों एक्सप्रेशन मैच करने चाहिए। अगर आप इनको मैच करो, ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्सरसाइज समझ लो आप कि यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। V1 इज 4, V4 क्या, ये मैं फाइनल एक्सप्रेशन कोट कर रहा हूँ, राइट। एक्सपोनेंशियल ऑफ, सॉरी, यू विल गेट दिस, V1 इज इक्वल टू V1 टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 ओवर NK QH ओवर, सॉरी QH ओवर TH माइनस QC ओवर TC, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि V1 जो है वो ये इक्वल है V1 टाइम समथिंग एल्स के। इसका मतलब है कि ये जो समथिंग एल्स है इतना बड़ा, ये 1 होना चाहिए, राइट, क्योंकि V1 इज इक्वल टू V1 ऑब्वियसली, कम ऑन, राइट। तो ये 0 कैसे हो सकता है? ये एक्सपोनेंशियल है, 0 कैसे हो सकता है अगर इसका एक्सपोनेंट, सॉरी 0 कह रहा हूँ, ये 1 कैसे हो सकता है? ये 1 ऐसे हो सकता है अगर इसका एक्सपोनेंट 0 हो, यानी कि जो भी एक्सपोनेंशियल के अंदर आ रहा है वो 0 हो, बट 1 ओवर n के तो 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि QH ओवर TH इज जस्ट QC ओवर TC, जिसका ये मतलब है कि QC ओवर QH इज जस्ट TC ओवर TH। हमने पता कर लिया है QC ओवर QH, और हमें यही चाहिए था
एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए। तो अब हम सिंपली एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं, इसकी एक स्टेप का काम है। तो एफिशिएंसी इज जस्ट 1 माइनस TC/TH। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नट्स इंजन जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर्स पे। ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर क्या है और लो टेम्परेचर रेजरवायर का टेम्परेचर क्या है। ये वर्किंग मटेरियल जो कि आइडियल गैस है उसकी किसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती, राइट। दैट्स अ वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट। और आगे हम देखेंगे कि कार्नट्स थ्योरम, जो कि अगली वीडियो में मैं बात करूंगा जिसके बारे में, कार्नट्स थ्योरम ये कहती है कि देयर इज़ नो हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा हो। अगर वो इन्हीं दो टेम्परेचर्स के दरमियान यानी कि TH और TC के दरमियान ऑपरेट कर रहा है कोई भी हीट इंजन, तो वो इससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं रख सकता। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो कि केल्विन्स लॉ के अंदर थी, लेकिन केल्विन्स लॉ ये था कि एफिशिएंसी कैन नॉट बी इक्वल टू 1, इट्स ऑलवेज लेस देन 1। लेकिन कार्नट्स थ्योरम जो है जिसको मैं प्रूव करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो और स्ट्रॉन्गर है। वो एक अपर बाउंड दे रही है जो कि 1 नहीं है। 1 तो एक ऑब्वियस अपर बाउंड है, लेकिन एक और अपर बाउंड दे रही है किसी भी टेम्परेचर्स के लिए। और वो ये नहीं कह रहा, कार्नट थ्योरम ये नहीं कह रही कि कोई भी दो टेम्परेचर्स लो तो 1 तो एक ऑब्वियस अपर बाउंड है जो कि केल्विन कह रहा था। कार्नट ये नहीं कह रहा, कार्नट एक फॉर्मूला दे रहा है, राइट, फॉर टू द एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स। तो ये जो एफिशिएंसी है इसको कार्नट एफिशिएंसी भी कहते हैं, कार्नट इंजन एफिशिएंसी भी कहते हैं। ये एक अपर बाउंड है, दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ, अपर बाउंड है दो टेम्परेचर के दरमियान वर्क करने वाले किसी भी हीट इंजन की।